गुड इवनिंग दोस्तों। आज के हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल के बारे में। तो स्थल को हम दो भागों में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थल को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ेंगे नगर, ऐसे स्थल जिनको नगर की संज्ञा दी गई, जिनकी संख्या 7 थी। और अन्य स्थल में पढ़ेंगे जो 15 से 20 स्थल होंगे। अन्य महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी हम जानेंगे। तो नगर की संज्ञा कितने को दी गई? 7 को। उन 7 का नाम पढ़ेंगे, उनको डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होगा हड़प्पा। दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा होगा बनवाली। और चौथा आपका कालीबंगा। और पांचवा आपका है रोपड़। कालीबंगा, उसके बाद अगला आपका है रोपड़ नहीं लिया, नाम है लोथल। और छठवां आपका हम पढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा। और एक लास्ट जो आपका शरीर दिख नहीं रहा, धौलावीरा। और एक लास्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो, ये याद रखिएगा। ये 7 स्थल जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, इनकी चर्चा हम डीप में करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 95% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इनमें सबसे पहले स्थल की चर्चा करें जिसका नाम है हड़प्पा। आइए हड़प्पा के बारे में हम चर्चा करते हैं। हड़प्पा की बात करें तो ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक ज़िला है जिसका नाम आज साहिवाल है। साहिवाल, लेकिन इसका पुराना नाम पूछे तो याद रखिएगा मांटगोमरी। मांटगोमरी ज़िला में है, ठीक है। अगर बात करें कि इसका खोज किसने किया तो याद रखिएगा इसकी खोज कल के लेक्चर में भी बताया गया था, 1921 में दयाराम साहनी ने किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार की वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। और इनके साथ कौन थे, सहयोगी कौन थे, ये पूछा गया था, यही क्वेश्चन था। सहयोगी का नाम है माधव स्वरूप वत्स थे। और अगर आपसे बात पूछ ले एग्जाम में कि किस नदी के किनारे स्थल मिला है तो याद रखिएगा नदी का नाम है रावी नदी। और किस तट पर है तो याद रखिएगा बाएं तट पर यह स्थल मिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए उस समय जितने भी नगर या नगर की संज्ञा जितनों को दी गई, 2 भागों में बटे रहते थे। एक का नाम होता था पश्चिमी टीला और एक भाग जो बड़ा होते थे जिसे कहा जाता था पूर्वी टीला। ये भाग है पूर्वी टीला और ये है आपका पश्चिमी टीला। इसे पश्चिमी टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीला का एक नाम और था दुर्ग टीला। दुर्ग टीला क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके चारों ओर दीवार लगे रहते थे इस टीले के। ये जो संज्ञा है नगर, इसके चारों ओर दीवार लगे रहते थे। और जो ये दीवार होते थे बाहर पक्का ईंट का रहता था और जो अंदर है ये कच्चा ईंट का बना रहता था। कच्चा ईंट आजकल के भी देखे होंगे, चारों ओर घर के लोग दीवार बना देते हैं घर की सेफ्टी के लिए। वैसे यहाँ पर भी इस दुर्ग की सेफ्टी के लिए दीवार चारों ओर बना रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन रहता था, ऐसा क्या रीज़न है? तो यहाँ पे जो रहते थे आपका प्रशासक वर्ग रहता था। प्रशासक प्लस पुरोहित रहते थे, पुरोहित वर्ग रहता था, ठीक है। और यहाँ कौन था? इसे नगर कहा जाता था, नगर। और यहाँ पर व्यापारी वर्ग रहता था, व्यापारी प्लस कृषक और भी जो भी लोग बचे वो लोग यहाँ रहते थे।
और ये नीचा होता था, ये ऊंचाई पे होता था, ये नीचे होता था। और बात करें तो याद रखिएगा इसके जस्ट ऊपर 6 मीटर ऊंचाई पर एक टीला था जिसका नाम था एबी टीला, एबी टीला। और इसके जस्ट नीचे एबी टीला, ठीक है। आइए और बात करते हैं। एबी टीला जस्ट इसके 6 मीटर ऊंचाई पे रहता था और यहाँ पर इसके नीचे एक कब्र मिला है जिस पे लिखा गया था R37 कब्र। इस पे लिखा लकड़ी का है, R37 लिखा गया था, ये कब्र मिला है। तो पूछ लेगा कि किस टीले के पूर्वी या पश्चिमी टीले के दक्षिणी साइड में क्या मिला है, तो याद रखिएगा आपके पश्चिमी टीला के दक्षिणी साइड में R37 एक कब्र मिला है, R37 उस पर अंकित है। और एबी टीला एक इसे नामकरण किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका जो नामकरण है किसने किया है, तो याद रखिएगा मार्टिमर व्हीलर ने किया। इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था पीसीएस में, मार्टिमर व्हीलर ने इसका नामकरण किया है, ठीक है। आइए बात करते हैं एबी टीला के बारे में कुछ खास बातें। अगले पेज पे देखिए, एबी टीला की अगर बात किया जाए, जो एबी टीला है, एबी टीला, इसकी बात अगर किया जाए तो एबी टीला में ये 6 आपके पश्चिमी टीला जहाँ पे पुरोहित वर्ग रहता था उससे जस्ट ऊपर 6 मीटर ऊंचाई पे स्थित था। तो यहाँ पर क्या होता था, ऐसा क्या रीज़न है ऊंचाई पे होने का, तो यहाँ पे ये जितने भी अनाज होते थे जो पश्चिमी टीले में यूज किए जाते थे, वो अनाज रखने के लिए 6 साइड में इधर, 6 इधर, बगल बगल में 12 अन्नागार, दिखेगा नहीं ये 12 बना है लेकिन याद रखिएगा 12 अन्नागार मिले हैं। मतलब कहने का जिसमें अनाज को रखा जाता था। ऊंचाई पे रहने का मतलब है कि बाढ़ आए फिर भी डूबे ना, तो 12 अन्नागार मिले हैं। और यहीं पे उस अनाज की रखवाली के लिए, उस अनाज को कूटने पीसने के लिए क्या मिले हैं, 15 आवास मिले हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं जो लोग काम करते थे यहाँ रहते वो उनके लिए। और यहीं गोल गोल क्या मिले हैं, वृत्ताकार क्या मिले हैं, चबूतरा मिले हैं, वो भी कितने, 18 वृत्ताकार क्या मिले हैं, चबूतरा मिला है, वृत्ताकार चबूतरा मिला है। पूछा गया क्वेश्चन है कि 18 वृत्ताकार चबूतरा कहाँ मिला है, तो याद रखिएगा हड़प्पा में मिला है। किस टीले में मिला है तो ये भी बता दीजिएगा, एबी टीला पे मिला है, ठीक है। ये आपके जनता के लिए जो अनाज थे वो जनता यहाँ रखवाली करती थी, वो रहते थे, और उसका यूज कौन करते थे, पश्चिमी टीला वाले, जहाँ पे प्रशासक वर्ग राजा महाराजा लोग रहते थे, ठीक है। आइए और आगे बात करते हैं। आगे बात किया जाए तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आगे चर्चा करें। जैसे ये जो पूर्वी टीला की बात थोड़ा कर लेते हैं, यहीं बगल में पूर्वी टीला, ये देखिएगा पूर्वी टीला, ये पूर्वी टीला है। ये पूर्वी टीला की बात करें तो पूर्वी टीला से हमें क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा पूर्वी टीला से हमें तांबे की इक्का गाड़ी मिला है। अभी हड़प्पा ही चल रहा है, तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है, इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है तांबे की। और यहाँ से क्या मिला है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक अभिलेखीय। अभिलेखीय का मतलब जिस पे लिखा हुआ हो कुछ ना कुछ, अभिलेखीय मुहर मिला है। अगर पूछे सर्वाधिक मुहर कहाँ से मिला है तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन अगर अभिलेखीय दे करके पूछ ले तो याद रखिएगा हड़प्पा से मिला है। तो ये रहा आपके हड़प्पा के बारे में कुछ विशेष बातें। आइए आगे चर्चा करते हैं दूसरी सभ्यता के बारे में। जो दूसरा स्थल है इस सभ्यता का नाम है मोहनजोदड़ो। तो ये रहा आपका पहला सभ्यता, पहला स्थल जिसका नाम था हड़प्पा। आइए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट भी और है, हड़प्पा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मोहनजोदड़ो। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक ज़िला है, वर्तमान लरकाना ज़िला में है। पूछ ले नदी कौन सी है, तो नदी का नाम याद रखिएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी के कौन से तट पर है ये पूछा जाता है, दाएं तट पर है।
इसके और एक पॉइंट और, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, स्थल नहीं नगर बोलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, ये याद रखिएगा। आइए और बात करते हैं इनके बारे में। तो इनकी खोज कौन किया? तो 1921 में हड़प्पा हुआ, 1900 जस्ट एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। राखल दास बनर्जी, इसके बहुत सारे उपनाम हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही क्या होता है। उपनाम की बात करें या अर्थ की बात करें, उपनाम से भी क्वेश्चन आ जाता है या अर्थ पूछ लेता है कि बताइए क्या क्या नाम है, क्या क्या अर्थ है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसके उपनाम क्या हैं? तो सबसे पहला है स्तूप टीला, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर ऊंचाई पे जैसे पत्थर रखे होते हैं सड़क के किनारे ऊंचाई पे सड़क बनाने के लिए, वैसे ऊंचाई पे कुछ टीले के अनुसार रखे रहते थे, ऊंचे ऊंचे स्थल हुआ करते थे, कुछ कुछ दूरी पर बीच में खाली होते थे, तो इसलिए इनको कहा गया उस स्तूप टीला। और देखने से लगता कोई इंसान खड़ा है वहाँ पे, अजीब से कपड़े पहने, इसलिए इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। जैसे आप लोग कभी कब्र में जाइए तो देखे होंगे कि वहाँ पे कब्रगाह जो होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर कब्र वैसे बने रहते थे, वैसे ही इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला, या इसी को कहा जाता है प्रेतों का टीला। ये सभी इसके उपनाम है, ठीक है। और कुछ लोगों ने नाम भी दिया है, जैसे मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने कहा कि जो मोहनजोदड़ो है ये 7 बार बाढ़ आई, 7 बार बाढ़ आई तथा 7 बार डूबा, 7 बार डूबा। ये किसने कहा है? तो जॉन मार्शल ने कहा है। और पिगट साहब ने क्या कहा है? पिगट ने क्या कहा है? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जुड़वा राजधानी कहा है। आप लोग अपने एनटीपीसी का पेपर देखिएगा, उसमें ही जरूर मिलेगा। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ और चीज़ों की। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या किस नगर में थी, 7 नगर आपको जो पीछे बताए हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या इसी नगर में थी। लगभग 35,000 जनसंख्या इस नगर में निवास करती थी। और सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिले हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सर्वाधिक मोहरे अभी पीछे हमने पढ़ा है, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे वो मिला था हड़प्पा से, लेकिन सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे मिली हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, ये भी टीला, ये भी जो है नगर 2 भागों में बटा था। एक आपका ये था आपका पश्चिमी टीला, और ये बड़ा सा हिस्सा में क्या था? पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला की अगर हम थोड़ा सा बात करें, पश्चिमी टीला की बात किया जाए, पश्चिमी टीला देखिएगा, दिख नहीं रहा, सॉरी, पश्चिमी टीला ये है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला जो है इसी को आप लोग अभी पढ़ाए पीछे भी दुर्ग टीला कहते थे। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर वही कहानी, पीछे वाला ये बाउंड्री जिसे कहते हैं लगा रहता था घर के चारों ओर, वैसे ये टी नगर के चारों बाउंड्री लगे रहते थे, बाहर पक्के ईंटें, अंदर कच्चे ईंटों के थे। और इसी जगह पे यहीं पे क्या बना है? सभा भवन बना है। क्या बना है? सभा भवन बना है। मतलब कहने का एक बड़ा सा छत लगा था, उसमें कोई कमरे नहीं थे। सभा भवन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे लोग आकर के पंचायत या और भी मुकदमे सुलझाया करते थे। और बात करें, यहीं पे पुरोहित आवास भी मिला है, पूर्वी टीले में ही, सॉरी पश्चिमी टीला में पुरोहित आवास मिला है, आवास मिला है, याद रखिएगा पुरोहित आवास। छोटे छोटे कमरे में बहुत सारे लोग रहते थे। आगे बात करेंगे, यहीं पे पश्चिमी टीला में महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय का भी साक्ष्य मिला है, पूछा जाएगा। और आगे बात करें तो यहीं पे अन्नागार मिला है, अन्नागार वहाँ पे बाहर था ये भी टीला में, यहाँ इसी में मिला है अन्नागार। और अन्नागार जो था उस समय का सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारती संरचना थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमारती संरचना थी।
अभी लोग कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे, और यहीं पे एक स्नानागार मिला है, स्नानागार। अब एक बात बताइए, लोग कहते हैं सबसे बड़ी इमारत संरचना स्नानागार है, आप खुद बताइए ये स्नानागार इमारत होता है कि एक सार्वजनिक स्थल है? इमारती संरचना का मतलब महल जैसे बड़ा सा घर, उसे कहते हैं इमारती संरचना। और जो स्नानागार है ये कैसा होता था देखिएगा, स्नानागार जो है ये आपका 11 से 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या था, गहरा था, याद रखिएगा ये विशाल स्नानागार। और जो स्नानागार मिला है ये मान लीजिए स्नानागार है, बनाते हैं थोड़ा, ये स्नानागार है। अगर ये स्नानागार है देखिएगा, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी रहती थी, ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ी है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी। बगल में कपड़े बदलने के लिए आपका ये देखिएगा छोटे छोटे कमरे लगे रहते थे, छोटे छोटे कमरे बने हैं। और यहाँ पे पानी निकलने का उत्तम व्यवस्था है, पानी निकास का व्यवस्था है, पानी निकालने का निकास। और यहाँ से कुआं लगा रहता था, यहाँ कुआं है, यहाँ से पानी अंदर आता था स्वच्छ पानी, और यहाँ से पानी बाहर होता था इधर से। और यहाँ छोटे छोटे कमरे होते थे जिससे जहाँ पे महिलाएं अपने कपड़े बदल सकती थी, ठीक है। और ये दोनों तरफ आने जाने के लिए, हमने उसमें प्रवेश के लिए सीढ़ी लगे रहते थे। और देखिएगा इसमें, और ये पक्के, इसके जो फर्श है, फर्श पक्के ईंट के बने हैं, पक्का ईंट का बना है। अब एक बताइए, जैसे आजकल के जो स्नानागार हैं, सार्वजनिक स्नान, वैसे भी आज के भी स्नानागार ऐसे नहीं है जितना पहले के थे। बताइए, कपड़े बदलने के स्थान, ये कमरे बने पड़े हैं, पानी आने का व्यवस्था, पानी निकलने का, दोनों तरफ से सीढ़ी बना पड़ा है। इसीलिए जॉन मार्शल साहब ने क्या कह दिया इसे देख करके, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तत्कालीन उस समय का जो तत्कालीन विश्व था, तत्कालीन विश्व का क्या था, आज का भी आश्चर्य था, आश्चर्यजनक निर्माण है, आश्चर्यजनक निर्माण है। क्योंकि उस समय इतनी टेक्निक नहीं थी कि इतने अच्छे से हम बना सकें। आश्चर्यजनक निर्माण बताया है किसको, स्नानागार को बताया है। तो अगर पूछे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कौन है, तो स्नानागार बताना, ना कि अन्नागार। अन्नागार उस समय का इमारती संरचना सबसे बड़ी थी, याद रखिएगा। तो ये रहा आपके स्नानागार के बारे में। सभा भवन की भी चर्चा हमने आपसे कर दिया है। अब आगे बात करते हैं इस टीले की। आइए देखते हैं, जो आपका ये पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला, इसी को नगर कहा जाता था। यहाँ पर वही व्यापारी वर्ग और जो किसान वर्ग थे वही लोग यहाँ रहते थे। इस टीले को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहले भाग का नाम एचआर, दूसरे का वीएस, तीसरे का नाम डीके। जॉन मार्शल साहब ने ऐसा डीके ऐसा कहा है। और यह 4 भाग सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह 4 भाग से क्या क्या मिला है देखिएगा, यह 4 भाग से ही क्या क्या मिला है देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कांसे की नर्तकी मिला है, कांसे की नर्तकी एक मूर्ति मिली है जो लगभग 10 इंच की है, 10 इंच की, ठीक है। और ये किस प्रजाति की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो आपका प्रोटोस्टलाइड प्रजाति की है, प्रोटोस्टलाइड प्रजाति की। जब आपको हम विशेषता पढ़ाएंगे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तो वहाँ बताएंगे ये लोग कहाँ से आए थे। प्रोटोस्टलाइड प्रजाति की है ये कांसे की मूर्ति। और याद रखिएगा, ये जो आपका पूर्वी टीला है और इनके बारे में अगर चर्चा करें और किसकी बनी है मूर्ति, तो याद रखिएगा सेलखड़ी की। सेलखड़ी एक पत्थर है उसकी बनी थी, उसी के आकार में ढली है सेलखड़ी की। कांसे की नर्तकी है, कांसा उसमें लगा पड़ा है लेकिन मेनली सेलखड़ी है। तो 10 इंच की ये मूर्ति है, याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पे 21 नर कंकाल मिला है, 21 नर कंकाल मिला है। अब एक बात बताइए, 21 नर कंकाल मिला है छत बिछत अवस्था में, इसका मतलब ये हुआ होगा कि चाहे लोग आपस में लड़े होंगे या कोई बाहरी अटैक हुआ होगा तब ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एक साथ
21 लोगों का मरना क्षतविक्षत अवस्था में, चाहे बाहरी आक्रमण रहा होगा या फिर आपस में लोग झगड़ा कर लिए होंगे, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और आगे बात करें इनके बारे में, तो यहीं पर क्या मिला है और देखिएगा, यहीं पर सूती का कपड़ा और उसी में लपेटा हुआ चाकू मिला है। सूती का कपड़ा और उसी में लपेटा हुआ चाकू मिला है। इसका मतलब इन लोगों को कपास का भी क्या था, नॉलेज था, कपास का भी क्या थी, जानकारी थी। एग्जाम में पीसीएस में खुद पूछा गया कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे सिंधु घाटी का, जहाँ पे कपास की जानकारी मिली है, तो याद रखिएगा वो आपका है मोहनजोदड़ो से इसकी जानकारी मिली है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। और अभी बचे हैं 5 स्थल, उनकी चर्चा अगले टर्न पे, क्योंकि आज ख़त्म नहीं हो पाएगा। कुछ चर्चा इसमें ये कर लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो अफ़गानिस्तान में कौन कौन से अफ़गानिस्तान में कौन से स्थल मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के अफ़गानिस्तान में देश या राज्यवार स्थल। आगे हम बाकी जो 5 हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बार बार इसकी चर्चा आएगी। तो ये स्थल कहाँ पे है, तो अगर आज पढ़ लेंगे तो कल दिक्कत नहीं होगी। देश या राज्यवार स्थल की अगर आपसे बात करें तो अफ़गानिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो एक आपको कल ही बता चुके हैं, मुंडीगाक जो सबसे उत्तरतम स्थल है, और एक है सूरतगोई। 2 स्थल आपको कल ही बता चुके हैं। और अब बात करें बलूचिस्तान से कौन का, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए मुंडीगाक कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान में। और बलूचिस्तान से क्या कौन कौन से स्थल आपको पढ़ना है, मेहरगढ़। और बात करें सुतकांडोर पढ़ना है, सुतकांगेडोर, याद रखिएगा ये सबसे पश्चिमी भी आपका स्थल है। अगला स्थल है कुल्ला, ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता का ही है। आगे स्थल की बात करें तो डाबरकोट, हाँ डाबरकोट है। आगे बात करें तो बालाकोट भी आपका यहीं पे इसी आपके बलूचिस्तान में है। आगे बात करें तो राना घुड़ई भी यहीं का स्थल है। तो ये हो गया अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात। आगे बात करें सिंध की बात करें, सिंध जो ज़िला है पाकिस्तान में, उनकी बात कर लेते हैं। वहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, तो अली मुराद, याद रखना पूछा जाएगा कि अली मुराद कहाँ पे है, तो सिंध प्रांत में है। आगे बात करें मोहनजोदड़ो, अभी देखे होंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो भी यहीं पे है, अभी पढ़े हैं हम। आगे बात करें आमरी भी आपका ये स्थल है। आगे बात करें तो कोट दीजी, ये आपके लेखपाल 2016 में आया था, कोट दीजी। आगे बात करें तो चहुंदड़ो जी, आगे हम इनकी चर्चा करेंगे, चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो ये इम्पोर्टेंट स्थल है, ये याद रखिएगा। और आगे बात करें पंजाब, ये पंजाब भारत वाला नहीं, पाकिस्तान का पंजाब है। यहाँ पे हम कौन कौन से स्थल की चर्चा करेंगे, जलीलपुर। आगे बात करें हड़प्पा जी, पंजाब प्रांत हड़प्पा। आगे बात करें डेरा इस्माइल खान, ये स्थल आपके हो गए कहाँ पे, विदेशी। जितना भी अभी आपने देखा ये सभी विदेश में हैं, यहाँ पे नहीं, भारत में नहीं है। अब बात करेंगे कुछ स्थान भारत के, जैसे पंजाब भारत में की बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्थल हैं, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है, बताइए रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब भारत में है, रोपड़ हो गया। आगे बात करें चक 86, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे तो संघोल है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिए। पंजाब के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, आपको कल बताए थे आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में आलमगीरपुर। आगे बात करें हम तो हुलास जी, इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें तो बड़ा गांव, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। और आगे बात किया जाए राजस्थान में कौन कौन से स्थल को देखना होगा, राजस्थान में है बालाथल, और एक स्थान है कालीबंगा, जहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, इनकी चर्चा डीप में हम करेंगे, कालीबंगा की। और राजस्थान के बाद और स्थान की चर्चा करें, यूपी हो गया, गुजरात की चर्चा, हाँ लगे हाथ गुजरात भी कर लेते हैं। गुजरात जो है आपको कल बताए थे, गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं,
ठीक है। और गुजरात में कौन कौन से? लोथल पूछा गया क्वेश्चन है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। पिछले बार के पेट में शायद ये आया था। धौलावीरा भी कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे बात करें, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। सुरकोतड़ा भी कहाँ है? गुजरात में। आगे स्थल की बात करें, करीम शाही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। करीम शाही, करीम शाही सबसे नवीन सबसे नवीन स्थल है, याद रखिएगा। और एक स्थल की बात करें, नागेश्वर। नागेश्वर जो है आपको कल बताए थे कि सबसे उत्तरतम स्थान है सूतकांगेरोर, लेकिन याद रखिएगा ये भारत में सबसे पश्चिमी स्थान है, ठीक है क्या? नागेश्वर। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हाँ जी, हरियाणा बचा भी, हरियाणा की भी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा में क्या मिला? राखीगढ़ी, इम्पोर्टेंट स्थल है, इनकी चर्चा हमें करनी है। राखीगढ़ी और है बनावाली, देखे होंगे आपको, 7 नगरों में शामिल है। अगला है मीठाथल जी, ठीक, मीठाथल। और एक स्थान की चर्चा इसमें और कर लेते हैं जिसका नाम है कुनाल जी, कुनाल। तो ये रहे आपके कुछ स्थल जिनके हमें डीप चर्चा करनी है। तो अगर इतने स्थल को हम पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा, हड़प्पा से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। और एक स्थल और बता देते हैं, महाराष्ट्र राज्य है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक स्थल है क्या? दैमाबाद, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना सा काफ़ी है। चलिए कुछ कोटेज आपको बोल देते हैं। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते दोस्त, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल के वीडियो में फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा